स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ये CBSE के लिए और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लेक्चर 1 की बात कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मैटर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर का स्ट्रक्चर और मैटर के कंपोजिशन के बारे में। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऐसा भी कहा जाता है कि केमिस्ट्री जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस है ना। तो केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है उसके अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेस होती हैं, तो हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, राइट। तो हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड जो ब्रांच जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ब्रांच जो है केमिस्ट्री की, इसमें हम सभी कंपाउंड्स की स्टडी की बात करते हैं एक्सेप्ट कार्बन, और स्पेशली हम इसमें फोकस करते हैं मिनरल्स के बारे में जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही बात कही गई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, एंड इट लार्जली कंसर्न्स इटसेल्फ with the study of minerals found in the earth crust। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हो गया कि कार्बन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, और इसके साथ साथ जो मेनली फोकस होता है वो होता है मिनरल्स की स्टडी पे जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं थर्ड ब्रांच की, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो कि अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस के अंदर जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग ब्रांचेस में थ्योरीज, लॉज, कंसेप्ट वगैरह सब दिए जाते हैं, उन सब की स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यही बात यहाँ पे कही गई है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। दिस ब्रांच इज मेनली कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना। It is basically concerned with the laws and theories of different branches of chemistry, right? यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन देते हैं जो कि वेरियस केमिकल फिनोमेना में प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं वहां पे जो थ्योरीज और लॉज डिस्कस किए जाते हैं उनका भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं। फोर्थ ब्रांच हम जो बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वहां जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उनकी स्टडी करना हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, राइट। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो सभी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बात की जाएगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसके अंदर क्या होता है, जो भी दुनिया भर के सब्सटेंसेस हैं, जो भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी किया जाता है। यहाँ पे इन दोनों वर्ड को मैं क्लियर करना चाहूंगा। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी का एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी का एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए गोल्ड का कोई सैंपल है, उस सैंपल में गोल्ड कितना है, गोल्ड है या नहीं है, और उसके अलावा और कौन कौन सी इंप्योरिटी है, तो ये हो गया क्वालिटी एस्टिमेशन। और जब आप उसमें देखते हो गोल्ड कितना परसेंट है और इंप्योरिटी कितने परसेंट है, ये हो गया क्वांटिटी का एस्टिमेशन, राइट। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का एस्टिमेशन करते हैं, जिसे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं।
एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का स्टडी करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि जो भी केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल फिनोमेना लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होते हैं, उनकी बॉडीज के अंदर देखने को मिलते हैं, उन सभी की स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब आगे देखिए, लास्ट ब्रांच जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब होता है जहां हम न्यूक्लियस की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाती हैं उसकी बात करेंगे, वो सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर होता है। अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो ब्रॉडर न्यूक्लियर रिएक्शंस हम थोड़ा स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। एक है न्यूक्लियर फिशन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, क्लीवेज, टूटना, राइट। और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, राइट। तो जब कभी भी एक बड़ा न्यूक्लियाई स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो वो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियर फिशन। और जब कभी छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये दोनों रिएक्शंस की जैसे हम बात करते हैं तो वो सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है मैटर। तो जैसा कि हमने कहा केमिस्ट्री क्या है? मैटर की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उसका कंपोजिशन का स्टडी करना। तो केमिस्ट्री जब मैटर के ऊपर बेस्ड है तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि मैटर है क्या। तो हम जब मैटर की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? एनीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर दैट हैज सम मास एंड आल्सो ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कि हमारे नेचर में जो कुछ भी प्रेजेंट है जिसमें दो प्रॉपर्टी है, एक उसमें कुछ मास है और दूसरा वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं, राइट। तो मैटर के लिए दो प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। पहला, उस सब्सटेंस में कुछ मास होना चाहिए, और दूसरा, उस सब्सटेंस का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होना चाहिए, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। जब नेचर में ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी है, उसे हम मैटर कहेंगे। अब कहने का मतलब तो ये हो गया कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब मैटर है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी मिलती हैं। तो इससे उसको और अच्छे से समझने के लिए हम मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो देर आर टू काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग क्राइटेरिया से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे अगर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर लाइक फिजिकल स्टेट, शेप, वॉल्यूम एटसेट्रा। तो जब कभी भी मैटर को हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट आती है, शेप आता है, वॉल्यूम आता है एटसेट्रा, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब मैटर को आपने क्लासिफाई किया तो वो कहलाएगा मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स विच आर एज फॉलोज। तो जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर जो होता है वो थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं मैटर की, इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं, जिनसे इनके बारे में सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। ओके, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने एक टेबल के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को लिख दिया है, और साथ में हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंटर का मतलब होता है डिफरेंट,
मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है या मॉडरेट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होंगे और उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना तो बहुत ज्यादा वीक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में मिलेंगे, सॉलिड में। सबसे वीकेस्ट किस में मिलेंगे, गैस में। और लिक्विड में क्या होगा, गैस के कंपैरिजन में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में वीकर होंगे, इसलिए हमने इनको बोल दिया मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन तीनों का, वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अभी मैंने बताया इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, और स्पेस का मतलब है स्पेस। यानी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो इसका मतलब है कि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास-पास होने चाहिए, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो मिनिमम है, राइट? और ये मिनिमम होगा तभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो पाएगा सॉलिड्स के अंदर। तो सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। लिक्विड्स के अंदर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से तो ज्यादा होगा, लेकिन गैस का कंपैरिजन करें तो कम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट है, जस्ट लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी मॉडरेट था, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी मॉडरेट है। अब आगे देखिए, बात करें गैस की, तो गैस के अंदर जैसा कि हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीकेस्ट है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हो। अब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होंगे, तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है गैस में, उससे कम होगा लिक्विड में, और सबसे कम मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा सॉलिड्स में, राइट? अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसकी बेसिस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो है शेप। शेप की अगर हम बात करें, तो जितने भी सॉलिड्स आप देखते हैं अपने चारों तरफ नेचर के अंदर, तो ऑलमोस्ट सभी सॉलिड्स में आपको एक डेफिनेट शेप देखने को मिलेगी, उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप होगा। जब हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स का खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, और वो जिस कंटेनर में प्लेस किए जाते हैं, जिस कंटेनर में रखे जाते हैं, उसी का ही शेप ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 ml वाटर है, उसको 100 ml वाटर को आपने अगर ग्लास में रखा है, तो ग्लास का शेप ले लेगा। बाउल में रखा है, बाउल का शेप ले लेगा। प्लेट में रखा है तो प्लेट का शेप ले लेगा। बॉटल में रखा है तो बॉटल का शेप ले लेगा। यानी वाटर का खुद का कोई शेप नहीं है, जैसा कंटेनर का शेप होगा जिसमें वाटर को रख रहे हो, वैसा शेप एक्वायर कर लेगा। तो हम लिक्विड के बारे में क्या कहेंगे, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप एंड एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है, उसका शेप लिक्विड्स एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। अब बात करें गैस की, तो गैसेस में भी क्या होगा, नो डेफिनेट शेप एंड दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अब ये कंप्लीटली वर्ड कहने का क्या मतलब है, सपोज कीजिए आपके पास 100 ml वाटर है और 100 ml ऑक्सीजन गैस है, और आपने 500 ml की एक बोतल ले रखी है। तो होगा क्या, वाटर जो होगा उस बोतल के अंदर 100 ml के अंदर आ जाएगा, बाकी 400 ml स्पेस जो है वो उस बोतल का एम्प्टी रहेगा। लेकिन जब आपने O2 गैस भर रखी है, वॉल्यूम तो है आपके पास 500 ml, O2 गैस भर रखी है 100 ml, वो 100 ml पूरा कंप्लीटली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, लिक्विड्स उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन गैसेस में तो क्या होगा,
पूरा का पूरा जो स्पेस है, जितना उस कंटेनर का स्पेस है, वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा गैस के द्वारा जो उसमें प्लेस किया गया है। तो हम क्या कहेंगे गैसेस के बारे में? गैसेस आल्सो हैव नो डेफिनिट शेप एंड दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन व्हिच दे आर प्लेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसके बेसिस पे हम तीनों को सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो जितने भी लिक्विड्स होते सॉलिड्स होते हैं उनका सभी का एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, जैसा उनका शेप है उसके अकॉर्डिंग उनका वॉल्यूम की बात करेंगे। लिक्विड्स में भी आपको डेफिनेट वॉल्यूम देखने को मिलेगा, लेकिन गैसेस के अंदर कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे आपने अगर 100 ml वाटर लिया है, तो 100 ml वाटर को आप चाहे किसी भी कंटेनर में रखो, शेप तो उस कंटेनर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो 100 ml ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिक्विड्स में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है जैसे सॉलिड्स में होता है, लेकिन गैसेस में कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कि सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे पहले बात करें सॉलिड्स की, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड है। मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट मिलेगा। एक ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलेगी, पर्टिकुलर ऑर्डर मिलेगा जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज रहेंगे, राइट। फिर हम आगे बात करें लिक्विड्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए आपने 500 ml की बोतल ले रखी है, उसमें 100 ml मॉलिक्यूल, अगर 100 ml वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो उस 100 ml स्पेस के अंदर आराम से मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने भी कहा कि अगर आपने 500 ml की बोतल ली है और उसमें 100 ml ऑक्सीजन गैस फिल कर रखी है, तो वो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे बोतल के अंदर फ्रीली मूव कर पाएंगे, जितना भी उनके पास अवेलेबल स्पेस है, जहां जहां वो जा सकते हैं वहां वहां मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस होने की एबिलिटी। तो सीधी सी बात है, जब सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है तो बेचारे कंप्रेस होंगे कैसे? सो बेसिकली दे आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड्स में भी इतना ज्यादा स्पेस होता नहीं है तो वो भी कंप्रेसिबल नहीं है, जबकि गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम है, उनमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो जो कंप्रेसिबल वर्ड यूज भी किया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी की बात भी की जाती है, वो गैसेस के लिए की जाती है, क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है और इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है, राइट। कंप्रेसिबिलिटी का जस्ट ऑपोजिट होता है रिजिडिटी। कोई भी मॉलिक्यूल रिजिड कब होगा, उसमें रिजिडिटी कब देखने को मिलेगी, जब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है। ऐसा कहाँ होता है? सॉलिड में। तो सॉलिड्स बहुत ही ज्यादा रिजिड है, वेरी वेरी रिजिड है, और उनमें रिजिडिटी बहुत ही हाई होगी। जब बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड इतने ज्यादा रिजिड नहीं है और वो थोड़े से कम रिजिड है एक तरह से, और उनको फ्लूइड भी कहा जाता है। तो हम क्या बोल देंगे, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। उनको क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स कहा जाता है। और रही बात गैस की, तो ये तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। तो रिजिडिटी सबसे मैक्सिमम किस में है? सॉलिड में। सबसे मिनिमम किस में है? गैसेस में। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में थी? गैसेस में। सबसे कम किस में है, या जो कंप्रेसिबल बिल्कुल है ही नहीं, वो कौन है? सॉलिड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, जिसकी बेसिस पे हम तीनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें सॉलिड्स की, तो नेग्लिजिबल टेंडेंसी टू शो डिफ्यूजन। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा डिफ्यूजन का फिनोमेना सॉलिड्स के अंदर। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो मिनिमम टेंडेंसी टू शो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन शो होता है लेकिन बहुत ही मिनिमम टेंडेंसी है लिक्विड्स के अंदर। अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में मैक्सिमम टेंडेंसी है टू शो डिफ्यूजन एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो वेरी हाई। एक तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और इनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूज होने की जो स्पीड है, वो भी इनकी बहुत ही हाई होती है। किसमें? गैसेस में। तो मैक्सिमम टेंडेंसी देखने को मिलेगी गैसेस में, मिनिमम टेंडेंसी देखने को मिलेगी लिक्विड्स में, और सॉलिड्स में तो भैया नेग्लिजिबल टेंडेंसी है डिफ्यूजन को शो करने की। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग।
कि अगर आप मान लीजिए हीट करते हैं और हीट करने पर मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंशन कितना होगा, ये अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, तो सबसे पहले देखिए सॉलिड्स में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब आप हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा वो तो बहुत ही कम होगा, वेरी वेरी लिटिल होगा। लिक्विड्स के अंदर बात करें तो वो भी जो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग है वो कम होगा, वेरी लिटिल होगा। लेकिन जब आप बात करें गैसेस की, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स में वैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स और भी दूर दूर हो जाएंगे, उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो उनका एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, सो दे विल हाईली एक्सपेंड। ओके, तो इस तरह से आपने देखा, हमने टोटल 9 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर किया, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा स्पेशल नोट लिखा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और आप सबको अच्छे से ध्यान भी होना चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आपने इसकी बात कर रखी है, एक बार फिर से उसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं क्या है। द अबाउट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आर इंटरकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करते हुए आप मैटर की तीनों स्टेट्स को आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तो देखिए ध्यान से। सॉलिड है, अगर आप इसे हीट करते हो तो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड है, अगर आप इसे हीट करते हो तो गैस बन जाएगा, राइट। तो लिक्विड का वेपराइजेशन हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। जब आप गैस की कूलिंग करते हो तो लिक्विड बन जाएगा, गैस विल बी लिक्विफाइड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और जब आप लिक्विड को कूल करोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो यही बात हम एक्सप्लेन की है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस इनटू अ लिक्विड एंड लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू गैस और वेपर। सॉलिड को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को हीट करोगे फर्दर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में या वेपर में। अब इसका उल्टा चलते हैं, हीटिंग की जगह कूलिंग इफेक्ट देखते हैं। सिमिलरली अ गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू द लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेस टू द सॉलिड। गैस को कूल किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की और मैटर की थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया और उनका डिटेल में स्टडी किया। अब हम आगे बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा, वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, it is based on the chemical properties of the matter like chemical composition। केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड है मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे केमिकल कंपोजिशन हमने ले लिया, अब इसकी बेसिस पे मैटर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, तो केमिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन जैसे उस पे बेस्ड है, तो मैटर इज प्रेजेंट इन टू टाइप्स। टू टाइप्स में मैटर प्रेजेंट हो सकता है, पहला है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर्स। अब देखिए एक एक करके दोनों की बात करें। प्योर सब्सटेंसेस नाम से ही समझ में आ रहा है, प्योर है, एकदम खरा है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, जैसा कहा गया है वैसा ही आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, जैसा मेंशन किया गया है उस सब्सटेंस के ऊपर वैसा ही कंपोजिशन अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो कहलाएगा प्योर सब्सटेंसेस। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट आर सेम इन केमिकल नेचर देन इट इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। भाई प्योर सब्सटेंसेस कब होंगे, जब आपके पास उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट कांस्टेंट पार्टिकल सारे एक जैसे होंगे, उन सभी का केमिकल नेचर सेम होगा, कोई मिलावट नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। they have either one type of atoms of element or more than one types of atoms of element present in a definite proportion or fixed composition। यानी प्योर सब्सटेंसेस में दो कंडीशन हो सकती हैं, पहला कि या तो एक ही टाइप का एटम हो, अलग एक ही एलिमेंट का, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग टाइप के एटम्स वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेट प्रपोर्शन में होंगे, फिक्स्ड कंपोजिशन में होंगे और यू कैन से फिक्स्ड रेशियो में होंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस में दो कंडीशन मिल सकती हैं, या तो किसी एलिमेंट का एक ही टाइप का एटम मिलेगा, या एलिमेंट के अलग अलग टाइप के एटम भी मिल सकते हैं, लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड कंपोजिशन में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करें तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड।
तो देखिए एक एक करके बात करें। पहले बात करें एलिमेंट की, तो हमने जैसे भी कहा कि प्योर सब्सटेंसेस में दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, या तो एक ही टाइप का एटम होगा या एक से ज्यादा टाइप के एटम भी हो सकते हैं, तो वो फिक्स्ड रेशियो में होंगी। तो जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो एलिमेंट के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें एक ही टाइप का एटम होगा। एलिमेंट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, अब एलिमेंट के बारे में और क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be split into simpler substances or built from simpler substances by ordinary chemical or physical method। यानी एलिमेंट जो है वो मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, स्प्लिट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस से एलिमेंट को बनाया भी नहीं जा सकता ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से। यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है मैटर का वो एलिमेंट ही है। अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो हमारे पास हर एलिमेंट जो है उसका एक डेफिनेट पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल की, तो उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स और डेफिनेट पोजीशन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की नंबर की, तो हम क्या कहेंगे, देयर आर टोटल 118 elements in the modern periodic table which are further classified as metals, non-metals and metalloids, right? यानी अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जो कि फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। यानी कि ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। यानी 118 एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, राइट? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए कि सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन्स एटम्स एंड constituent particles, whereas in some others the constituent particles are the molecules which are formed by two or more atoms। जैसे अगर आप बात करें सोडियम और कॉपर की, तो उनमें क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल कौन है, एटम है। तो सोडियम एलिमेंट में क्या मिलेगा, सोडियम का एटम मिलेगा। जबकि कुछ अदर ऐसे भी हैं एलिमेंट्स जिनमें की कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं, राइट? अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। तो जो हमने प्योर सब्सटेंसेस की दूसरी कंडीशन की बात की थी, वो आपको कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलती है। तो कंपाउंड क्या है, देखिए जरा ध्यान से। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, then a molecule of the compound is obtained। जब कभी भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, एक डेफिनेट रेशियो में, तब जाके किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तब जाके किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हमको ऑब्टेन्ड होगा। The constant particles of a compound can be separated by suitable chemical methods but not by physical methods। भाई अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो गया है, तो उस कंपाउंड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग सुटेबल केमिकल मेथड्स, लेकिन फिजिकल मेथड से सेपरेट किया नहीं जा सकता। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो देखिए H2O, CO2, NH3, NO2 एटसेट्रा। H2O क्या है, वाटर। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 क्या है, अमोनिया। NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें एलिमेंट्स के एटम्स फिक्स्ड रेशियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में आपको ध्यान देना है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होगी जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से वो मिलके बना है। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चाहे कुछ भी हो, कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जांपल से, देखिए ध्यान से। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस वेयर द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन दैट इज वाटर इज अ लिक्विड। भाई हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, H2O, वाटर। वो क्या है, लिक्विड है। अब आगे देखिए। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो देखिए ध्यान से, इसी एग्जांपल को देखिए अगर अच्छे से, कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड एंड ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो हाइड्रोजन जो है वो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्न करता है।
हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है, जलने में हेल्प करता है, कंबशन में सपोर्ट करता है, जबकि वाटर जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा उसकी तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो तो आग बुझाने के लिए काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में हम उसे यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जिनसे कि वो मिलके बना है, राइट। अब अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के अलावा हम दूसरे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो जैसा कि मैंने कहा प्योर सब्सटेंसेस वो हैं जिनमें जो भी एलिमेंट का नेचर है उसके अंदर प्रेजेंस एटम का नेचर होगा वो सेम होगा, उसमें कोई दूसरी इंप्योरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन मिक्सचर्स वो हैं जिनमें आपके पास टू या टू से ज्यादा पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड वगैरह कुछ भी मिल सकते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में मिल सकते हैं, कोई उसमें फिक्स रेशियो नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं देखिए मिक्सचर के बारे में। A mixture is a combination of two or more particles, either elements or compounds present in any proportion, right? यानी मिक्सचर क्या है? एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल्स एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो प्रेजेंट हैं किसी भी प्रपोर्शन में। यहाँ पे ध्यान से देखना, किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डेफिनेट प्रपोर्शन में हो, वो किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। मिक्सचर जो है उसका कंपोजिशन वेरिएबल है, कभी कोई एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, कभी कोई दूसरा ज्यादा हो सकता है, कोई फिक्स रेशियो वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मिक्सचर का कंपोजिशन कैसा होगा? वेरिएबल होगा। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। जो प्योर सब्सटेंसेस आप मिक्सचर के अंदर मिलाते जा रहे हो, या मिक्सचर जिन प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बन रहा है, या ऐसा भी कहते हैं कि मिक्सचर जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है, उन सभी को कंपोनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना स्टूडेंट्स की द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स। यानी जब मिक्सचर बनता है तो कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। जबकि कंपाउंड में क्या था? कंपाउंड जब बना तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, फिनिश हो गई, और कंपाउंड की खुद की एक न्यू प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। मिक्सचर में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मिक्सचर जिनसे बना है प्योर सब्सटेंसेस से, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट से, उन कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, उनकी प्रॉपर्टीज लूज नहीं होगी जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अगर हम मिक्सचर के टाइप्स की बात करें तो मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यही बात हमने यहाँ पे कही है, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की। यहाँ जो होमोजेनस मिक्सचर है उसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं, होमो और जीनस। होमो का मतलब होता है सेम, और जीनस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिस वजह से मिक्सचर की प्रॉपर्टीज सेम आती हैं, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, राइट। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे? कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? सो दैट द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का जो पूरा बल्क होगा, सेंटर पार्ट होगा, उसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। जो मिक्सचर है उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा? सेम होगा। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगी? सेम होगी। और ऐसा जहां होगा उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। ओके, अब आगे देखिए। अगर हम बात करें होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स की, तो जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है। शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर के अंदर आपने शुगर को डिसॉल्व किया और शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, और शुगर सॉल्यूशन जो होगा उसमें शुगर की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगी, उसके अंदर शुगर का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम मिलेगा सॉल्यूशन का। तो ऐसा शुगर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? मिक्सचर। और वो भी कौन सा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर, राइट। जैसे एयर है तो एयर भी क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि गैसेस आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं। तो जहां जहां पे
कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, सेम कंपोजिशन मिलेगा, सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी, उसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अब इसका जस्ट ऑपोजिट है हिट्रोजिनस मिक्सचर। हिट्रोजिनस मिक्सचर दो वर्ड से मिलकर बना है, हिट्रो और जीनस। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो देखिए ध्यान से कैसे डिफाइन करेंगे हम हिट्रोजिनस मिक्सचर को, कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिस वजह से मिक्सचर का कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है, डिफरेंट है, उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजिनस मिक्सचर। यानी यही बात हम कहना चाह रहे हैं, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं कंप्लीटली, so that the components are randomly distributed throughout the bulk of the mixture, जिसके कारण क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्सचर के बल्क में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एंड इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रही है, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे आपने सैंड और सॉल्ट मिला दिया, शुगर एंड सॉल्ट मिला दिया, तो ये जो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है या शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, ये कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 क्लास 11th की केमिस्ट्री का, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो सबसे पहला लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया, जिसका टॉपिक हमने स्टडी किया, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्या होता है, और मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, और फिर मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन देखा। उम्मीद करता हूं जो भी यहाँ पे आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।